एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। किसी बुक में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया और किसी किसी बुक में एक में ही सारे चीज को कवर किया गया है। ये वास्ट है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे तो new economic reforms and emerging trends in Indian economy. So there are a lot of terms that has been used here. So first we need to understand that what we actually mean by economic reforms. Now, what was economics जो हम लोग अपने initial classes में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि economics क्या है, basically economics उस ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है, उस ह्यूमन बिहेवियर का पढ़ाई है जो एक इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करता है। बेसिकली एक संघर्ष है जो जीवन भर हर इंसान कर रहा है, अपने अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करने का कोशिश। इसी चीज का पढ़ाई, इसी चीज का जो स्ट्रगल हो रहा है और इस बीच में एक ह्यूमन बीइंग कई सारे डिसीजंस भी उनको लेना पड़ता है, ये सब चीज का एक पढ़ाई है इकोनॉमिक्स, करेक्ट ना। जब हम बात करते हैं रिफॉर्म का, तो रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को फिर से नया रूप, नया फॉर्म देना, किसी चीज को नया हाल से एक बहुत बड़ा बदलाव के साथ, एक बहुत बड़ा नया प्लानिंग, नया स्ट्रेटेजी के साथ किसी चीज को करना, वो होता है रिफॉर्म। जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म का, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ऐसा बदलाव, ऐसा स्ट्रेटेजी, ऐसा चेंज जो एक इंसान का इकोनॉमिक बिहेवियर में क्या करेगा या उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करेगा, चेंज लाएगा। एक ऐसा रिफॉर्म जो ह्यूमन बीइंग का इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रेजेंट में ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा और एक ह्यूमन बीइंग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंजेस आएगा। एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द इंडियन, इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब होता है समथिंग न्यू प्रैक्टिस। तो अभी नया क्या आ रहा है, नए क्या पिछले कुछ सालों में नया ट्रेंड्स क्या सेटअप किया गया है इन इंडियन इकोनॉमी। एंड इफ यू रिमेंबर द इकोनॉमी शब्द का मतलब, मैंने कहा था इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है ना, जो एक ऐसा सिस्टम है जो वहां के लोगों को लाइवलीहुड, सीधा अगर हम लोग बात करें तो लाइवलीहुड या रोजगार या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। वो एक ऐसा सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, करेक्ट। सो देयरफॉर जब हम बात कर रहे हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब कि ऐसा रिफॉर्म, ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज लाना है जिससे हमारे देश में जो अपॉर्चुनिटीज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने का, वो अपॉर्चुनिटीज में हम लोग बदलाव देखेंगे, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, कुछ नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज आते हुए देखेंगे। तो ये है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, कहीं कहीं इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा गया है, राइट। हमारा जब देश आजाद हुआ 1947 से लेकर के, राइट, उस समय पोस्ट इंडिपेंडेंस, जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारा गवर्नमेंट का जो सोच था, हमारा गवर्नमेंट का जो स्ट्रैटेजी था, राइट, वो स्ट्रैटेजी में जो वो स्ट्रैटेजी या वो पॉलिसी जिसको हम नीति बोलते हैं हिंदी में, वो पॉलिसी, वो नीति जो हमारे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफाइन कर रहा था, उन पॉलिसीज में, उन नीतियों में क्या आया, बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा चेंज आया, राइट। मूविंग ऑन, ये दो चेहरा याद रखना, थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बुक में नहीं है। कोई बता सकते ये कौन है? ये है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पहले ही ये प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। He ruled, he was a prime minister for our country for 10 years from 2004 to 2014. He is P.V. Narasimha Rao. Again, he is also an ex-prime minister. He was the prime minister during the 90s. That time maybe you were not born. Why these two images I am showing here?
बिकॉज हमारा देश में जो पहला नया इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हम रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, हम जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म का आर्किटेक्चर, उस आर्किटेक्ट बोलते हैं ना, वो डिजाइन करने वाला, उसका फ्रेमवर्क करने वाला, वो ये दो लोग थे। सो 1991 में right, PV Narasimha Rao ji was the prime minister of a country, and that time Dr. Manmohan Singh ji was the our finance minister of a country. So ये थे हमारे प्रधानमंत्री और ये थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। और इन्होंने ही, फाइनेंस मिनिस्टर ने ही हमारे 1991 में पार्लियामेंट में जुलाई महीना में उन्होंने ये भारत का नया इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बिल पेश किया था, और एक नया सोच, एक नया स्ट्रेटेजी है, जिसका इम्पैक्ट आज भी आपको मिल रहा है, उसका फायदा आज है और आने वाला समय में भी रहेगा। So you should know this that yes, they were the people, they were the, इसके साथ और भी इनकी टीम थी, और भी लोग थे, भारत के हर नागरिक का ये श्रेय जाता है, कंट्रीब्यूशन जाता है, उनका भी बट ये जो दो लोग थे ना, इन्होंने वो सोचा और वो रिफॉर्म बनाया, उसका ब्लूप्रिंट, उसका ढांचा जो था इन्होंने तैयार किया। स्पेशली ही इज द ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट, one of the most educated prime minister of a country. He's an Oxford graduate and he's a real time economist. बहुत बुद्धिजीवी इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को मिला था 10 सालों तक। So थोड़ा सा ये फैक्ट था। अब हम लोग जब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म का, तो जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म का बात करते हैं तो इस रिफॉर्म में 3 बड़े कदम उठाए गए, 3 बड़ा स्टेप्स लिया गया, 3 big steps and 3 important steps. These 3 steps, है ना, were the 3 important components of the economic reform of a country. ये 3 बड़े स्टेप लिए गए। सो जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो हम परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, वो परिवर्तन में ये 3 चीज आता है, LPG। सो लेट अस सी, सबसे पहले L stands for liberalization, to liberate something. P stands for privatization, right? When we say private का मतलब होता है जहां पे सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है, and G stands for globalization. So जब हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, आज का हमारा जो सेशन है, आज का सेशन हमारा इन 3 टर्म्स को समझने में, इन 3 टर्म्स का इम्पैक्ट्स हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में, हमारे इंडियन इकोनॉमी में इन तीनों का क्या असर रहा, क्योंकि यही 3 हैं मिला करके ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। बोलते ना, जब हम बोलते हैं कि हमने अपना घर में बहुत बड़ा एक चेंज किया, तो जब हम चेंज करते हैं तो कुछ 3 सेक्टर्स में, 4 सेक्टर्स में, 4 एरिया में अपने घर में, फॉर एग्जांपल मैंने अपने पूरा घर का फर्नीचर का लेआउट चेंज कर दिया, करेक्ट। सो जब हम रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो आपने किस एरिया में रिफॉर्म किया, कहां रिफॉर्म किया, कैसे रिफॉर्म किया, तो वो ये 3 कंपोनेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को लिबरेट करना, और हम जब बात करते हैं लिबरेट का, तो लिबरेट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन से, बेड़ियों से मुक्ति देना। ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो अनवांटेड है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो जरूरत ही नहीं था, और उन रिस्ट्रिक्शन से जब हम किसी को आजादी देते हैं तो हम कहते हैं कि हम लिबरल हो रहे हैं। तो जब आपके पापा, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी आपके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इसके साथ मत घूमो, वहां मत खेलो, अभी मत खेलो, और वो रिस्ट्रिक्शंस कई हद तक आपके इंप्रूवमेंट के लिए और आपके ग्रोथ के लिए, उनको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आप देखोगे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर से हटा दिया जाता है, क्योंकि जब आप बड़े हो रहे हैं, राइट, जब आप बड़े हो रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन अब आपको जरूरत नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन अब आपको जरूरत नहीं हम, राइट। सो वो रिस्ट्रिक्शन अब आपको नहीं लगने का जरूरत। तो आप जब क्लास 6-7 में थे तो शायद आपको
मूवी देखने के लिए जाने का रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप अकेले मूवी देखने नहीं जा सकते, राइट? आप अकेले मूवी देखने नहीं जा सकते, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने नहीं जा सकते। लेकिन जब आप 10 में आए, 11 में आएंगे, तो शायद वो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उस समय में वो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर में एक अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि नाउ यू आर मैच्योर्ड इनफ, यू शुड go and you can go and watch movies with your friends. So therefore when we talk about liberalization, liberalization का मतलब होता है removing, हटाना। किसे हटाना? वो unwanted restrictions को हटाना, राइट? ये तो मैंने अभी आपके एग्जांपल देके किया। जब हम अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर में? बिजनेस हाउसेस के ऊपर में। हम बात कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस, बिजनेस शुरू करने का रिस्ट्रिक्शन, बिजनेस को रन करने का रिस्ट्रिक्शन, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फॉर दैट। और इन अनवांटेड, हाँ, जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था तो उस समय जरूरत था। जैसे मैंने कहा, जब आपके ऊपर में क्लास 5-6 में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि आप मूवी देखने नहीं जाओगे अपने फ्रेंड के साथ अकेला, बिकॉज यू आर नॉट मैच्योर इनफ। सो उस समय वो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाना जरूरी था। लेकिन जब आप क्लास 10 में, 11 में पहुंचे, 12 में पहुंचे, तो उस समय वो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर से हटाया जाएगा, क्योंकि अब वो रिस्ट्रिक्शन और रेलेवेंट आपके लिए नहीं है। So उसी तरह कि there were few restrictions which were imposed on the or business houses, right? And on the way of doing businesses. So those controls and restrictions were removed. So सबसे पहला लिबरलाइजेशन। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया हो चुका है, बहुत हम लोगों ने कंट्रोल करके रखा है, अब समय आ गया है कि चलो थोड़ा सा अपने हम लोग बिजनेस हाउसेस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग लिबरल छूट करते हैं। और जो कंट्रोल, जो रिस्ट्रिक्शन अनवांटेड, अब इसकी जब जरूरत थी, जब क्लास 5 में जरूरत थी कि मूवी नहीं देखना, लगाया रिस्ट्रिक्शन, अब जरूरत नहीं है तो उसको क्या कर लो, हटा लो। सो 1991 में, 1991 में जब हमारा देश में ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में, उन्होंने ये बिल पेश किया। और उस बिल में जब हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला चीज इसके बारे में जिक्र किया गया कि अब हमारे सरकार को अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस क्या करना चाहिए, हटा लेना चाहिए। बहुत ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है जो हम लोग ने लगा करके रखा है, जो आजादी के बाद से लगा हुआ था, अब उन रिस्ट्रिक्शंस का काम नहीं है। सो दैट इज लिबरलाइजेशन। सो अब लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है? तो जब ये रिस्ट्रिक्शन हटाया गया, जब ये अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस हटाया गया, तो इसका इंपैक्ट, इसका असर क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला असर इसको देखने मिलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द रिस्ट्रिक्शंस कम्स आउट? अभी आपके ऊपर में जितना रिस्ट्रिक्शन आपके पेरेंट्स लगाएंगे, आपका जीवन उतना कठिन होगा। अगर हर चीज में आपका रिस्ट्रिक्शंस होगा, तो यू सी द लिविंग, योर लाइफ विल नॉट बी सो इजी। So there are a lot of restrictions. If you go to few countries, there are a lot of restrictions on women. आपको ये पहनना है, आप मार्केट नहीं जा सकते अकेले, आप बिना शादी किए किसी आदमी के साथ नहीं घूम सकते। There are a lot of restrictions in few countries in this world. So when this, yes, है कि नहीं? So when these countries जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपने नागरिकों के ऊपर में, तो वो उस वहां के लोगों का जीना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। आज आप इंडिया में फ्रीली आप कोई ना खाने में रिस्ट्रिक्शन है, ना पीने में रिस्ट्रिक्शन है, ना पहनने में रिस्ट्रिक्शन है, ना घूमने में कोई रिस्ट्रिक्शन है। सो आवर लाइफ इज इजियर। सो उसी तरह जब पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस थे, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको ये लाइसेंस लगेगा, वो परमिशन लगेगा, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये बिजनेस नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, lot of things were there. So now when this liberalization happened, when these restrictions were removed, बिजनेस करना इंडिया में और क्या हुआ, आसान हुआ, राइट? लाइसेंस मिलने लगे, है ना, परमिशन, बहुत सारे अनवांटेड परमिशंस को हटा दिया गया, चलो हटाओ भैया, आप अपना आराम से काम करो, तो बिजनेस करना आसान हुआ। और ये ऑब्वियसली इससे हमारा देश का ही फायदा है। लॉट ऑफ न्यू बिजनेस हाउसेस केम अप। सेकंड, competitive environment. So you can see this is a tug of war. See, when more business houses comes up, what happens? There is a competition, right? Otherwise, what will happen? Kuch ही लोगों का राज चलेगा,
कुछ ही लोगों का राज चलेगा और ये कहीं ना कहीं मोनोपोली की तरफ चले जाएंगे हम लोग, ये ओलिगोपोली की तरफ चले जाएंगे। 4-5 फर्म्स ही उसको रूल कर रहा है, दो ही फर्म रूल कर रहा है। सो जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब बिजनेस करना भारत में आसान हुआ, जब और बिजनेस हाउसेस आने लगे, तो क्या होने लगा, एक कंपटीशन का माहौल बनने लगा, राइट? क्योंकि अब कोई अकेला राजा नहीं है, कॉम्पीट करने के लिए और भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं। और जब कंपटीशन बढ़ता है, याद रखिएगा किसी भी क्षेत्र में जब कंपटीशन बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट फायदा किसको मिलता है? कंज्यूमर्स को मिलता है। यानी कि प्रोड्यूसर मार्केट से हम लोग कंज्यूमर मार्केट में। प्रोड्यूसर मार्केट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर जो बनाएगा तुमको वो लेना है। इट्स लाइक दैट, मम्मी घर में जो खाना पकाएगी आपको वही खाना है। और कंज्यूमर मार्केट का मतलब हुआ आपको जो पसंद है मम्मी वो पका रही है। दैट इज व्हाट इट्स, अगर एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझे, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोड्यूसर मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट। सो इफ योर मम्मी इज कुकिंग फूड, शी इज द प्रोड्यूसर एट होम, सो वट एवर शी इज प्रोड्यूसिंग, वो जो बना के देगी तेरे को खाना पड़ेगा, तेरे पास चॉइस नहीं है, करेक्ट? और कंज्यूमर मार्केट का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर मार्केट में क्या होगा, आपको जो पसंद है आपको वही बन रहा है। सो जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है? कंज्यूमर बन जाता है किंग, क्योंकि सब कोई कंज्यूमर के बारे में सोचेगा। सबको पता है कि भैया हमको कंज्यूमर को कैसे लुभाना है, उसको कैसे सेटिस्फाई करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बिग पॉइंट है, फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। क्योंकि जब हमारा देश में उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारे देश के वांट्स को सेटिस्फाई करने के बाद बहुत सारी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे हैं, जब प्रोडक्शंस बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग खरीदने के, इंपोर्ट के बदले हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में भी फोकस कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपैक्ट्स, पॉजिटिव इंपैक्ट्स है किसका? लिबरलाइजेशन का। अब हम लोग सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट, सो पहला क्या स्टेप हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म में? पहले क्या करो भैया? रिस्ट्रिक्शंस क्या करो? हटाओ। और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर लिबरलाइजेशन नहीं है। तो कब समझ में आ रहा है? बिकॉज लिबरलाइजेशन हुआ तो प्राइवेटाइजेशन हुआ। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं तुमको समझ में आएगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप देखिए वहां पे लिखा हुआ, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है इट इज रिफर्स टू एनी प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट और अ पब्लिक सेक्टर। मतलब सरकार का रोल घटाएगा, सरकार की भूमिका, गवर्नमेंट का रोल को कम करेगा, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। सो देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं उसमें सरकार का रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्राइवेट ग्रुप, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रोल क्या होगा? बढ़ेगा। सो दैट इज बेसिकली प्राइवेटाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है? वो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रहा है? धीरे धीरे क्या कर रहा है गवर्नमेंट? इट्स जस्ट लाइक समथिंग लाइक दिस, दैट व्हेन योर फादर, जब आप बच्चे थे तो पापा के साथ जब आप मार्केट जाते थे तो पापा आपको उंगली पकड़ के आपको लेकर के जाते थे, आपको गाइड करते थे ताकि आप खो ना जाओ, राइट? आप जब मार्केट में कदम लेते थे, आप जब मार्केट में चलते थे, तो आपके कदमों में इंफ्लुएंस आपके पापा का था। पापा जहां जहां जाएगा आपको लेकर के जाएगा, पापा जहां नहीं जाएंगे वहां आप भी नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपके पापा आपका उंगली, अब जब जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं और जब आपका पापा आपको उंगली छोड़ देता है, मतलब पापा अपना इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ताकि आप अपने जीवन के खुद के डिसीजंस ले। So a similar situation you can see here. गवर्नमेंट बोला कि हो गया यार, हम कितना अकेले करेंगे, हम ही ट्रेन चलवाएं, रेल भी मेरा, रोड भी हम बनाए, फैक्ट्रीज भी हम डाले, हाँ फैक्ट्रीज मतलब स्टील है ना, आयरन, ये सब सीमेंट, सब फैक्ट्रीज भी हम डाले, हाँ स्कूल भी हम बनाए, कॉलेज भी हम बनाए, बैंक भी हम खोले, इंश्योरेंस भी हम मेरा ही इंश्योरेंस कंपनी रहे। पहले क्या था? ये सारे सेक्टर्स जो थे
इसमें प्राइवेट को आना या तो रिस्ट्रिक्टेड था या तो एकदम मना था। करेक्ट। सो देश में बैंक्स थे, ऐसा नहीं कि बैंक्स नहीं थे 1991 के पहले, लेकिन वो सारे बैंक्स तो सरकार के थे, सरकारी बैंक्स थे। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सरकार अब अपना रोल को क्या किया, रिड्यूस। अब बोला बैंकिंग सेक्टर, तो हम एक सेक्टर को पकड़ के चलते हैं, ठीक है, हम जस्ट एक सेक्टर का तुम एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर। सो अगर हम बैंकिंग सेक्टर का बात करें तो बैंकिंग सेक्टर इस तरह से इकोनॉमी में बहुत सारा सेक्टर्स है ना, बहुत सारे सेक्टर्स है। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर का भी हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में क्या था, बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ आपका नेशनलाइज बैंक थे। नेशनलाइज बैंक्स मतलब गवर्नमेंट बैंक्स इन शॉर्ट, राइट। और भारत का बैंकिंग सेक्टर्स में आपको एसबीआई था, पंजाब नेशनल बैंक था, नेशनलाइज बैंक्स थे। प्राइवेट बैंक्स को आना मना था। मतलब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी अगर बैंक खोलना चाहता है तो वो बैंकिंग सर्विसेज, वो बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं चला सकता है। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, सरकार बोला भैया हम अपना रोल इसमें अब कम करेंगे। हो गया यार बहुत सारा बैंक से सरकार का, अब हम चाहेंगे कि प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट को भी हम यहां पे आने दें। तो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन, जहां सरकार अपना रोल कम कर रहा है और प्राइवेट एंटिटीज को अब क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, बढ़ा रहा है। रोड हम क्यों बनाएंगे, चलो एक काम करते हैं, प्राइवेट का भी पैसा लेते हैं, लोग से भी पैसा लेते हैं, बनाते हैं, जो भी रोड टैक्स होगा वो लोग भी कमाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ ways of doing this. So privatization का मतलब, प्राइवेट मतलब जहां पे सरकार नहीं है, गवर्नमेंट की कंट्रोल नहीं है, that is why it is called private. So privatization is then जहां पे ISATION मिला मतलब प्रोसेस। सो एक ऐसा प्रोसेस जहां सरकार अपने रोल को, अपने भूमिका को क्या करेगा, कम करेगा और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बढ़ावा देगा। और ये नहीं होता अगर पहला स्टेप नहीं होगा। इट्स कैसे होगा, हम अगर लिबरल ही नहीं होंगे, हम रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं हटाएंगे, अगर मैं यहां से रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाऊंगा तो प्राइवेट लोगों को कैसे एनकरेजमेंट मिलेगा। सो लिबरलाइजेशन हुआ तभी जाकर के वो ग्राउंड तैयार किया किसके लिए, प्राइवेटाइजेशन का। सो लिबरलाइजेशन प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर प्राइवेटाइजेशन बिकॉज दैट हेल्प प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के चलते, राइट। सो दैट इज लिबरलाइजेशन। सो व्हाट हैपेंड अगेन, द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन का अच्छा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ा। सबसे पहले अगेन क्या हुआ, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली। और ये कॉम्पिटिशन क्योंकि पहले क्या था, पहले सिर्फ सरकारी बैंक्स थे, इसलिए क्या होता था, सरकारी बैंक में जाओ तो वहां पे बाबूज लोग जितने बैठे हुए हैं सब तो सरकार के सरकारी नौकर है, तब तो सब तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनका रुतबा ही अलग था। आज भी तुमको हम बताते हैं, आज भी तुम देखोगे, हम बहुत अभी भी हम देखते हैं कि एक प्राइवेट बैंक में तुम जाओ, वहां पे तुम देखो वहां का उनका बिहेवियर, उनका बात करने का तरीका, वो तुमको कितना इंपॉर्टेंट फील करवाएगा। और एक तुम सरकारी बैंक में जाओ, एक तुम सरकारी बैंक में जाओ, एसबीआई में जाओ, सीधा मुंह बात ही नहीं करता है। लेकिन वही तुम एक्सिस में जाओ, बिकॉज वाई, समझना है कि सरकारी बैंक में क्या है, द पीपल सिटिंग देयर, दे द गवर्नमेंट, दे नो मेरे को तो हर महीने सैलरी मिलेगा। ये एक कल्चर था पहले, हमको तो हर महीने सैलरी मिलेगा, हम तो सरकार चाहे कि प्रॉफिट में चले लॉस में चले, मेरा हमको सैलरी तो मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट में पता होता है वहां के एम्प्लॉइज को, बेटा अगर धंधा नहीं हुआ, अगर मुनाफा नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो मेरा सैलरी कहां से आएगा। एंड दैट इज व्हाई दे ट्रीट द कस्टमर एज अ किंग। सो जब पहले बैंक्स में सिर्फ और सिर्फ बैंक्स में क्या थे, ओनली वी हैड डैशलेस बैंक। लेकिन जब प्राइवेट बैंक्स, जब लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन के बाद एक्सिस, यूटीआई, आईसीआईसीआई, जब ये सब नए नए बैंक्स
आना शुरू हुआ तो ये लोगों ने कंपटीशन देने शुरू किया, किसको? सरकारी बैंक को। तो कंपटीशन बढ़ा क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शन भी था। If you are not going to behave with me properly, I'm going to go somewhere else. So there was an increase in competition. So privatization also led to competition because where only the government was existing, अब government के साथ साथ private भी आ गया। अब प्राइवेट इंडिविजुअल आएगा तो वो तो ज्यादा करेगा, वो तो ज्यादा अच्छा से काम करेगा क्योंकि उसका अपना पैसा लगा हुआ है। तो वो अपना काम करने से ज्यादा सीरियस होगा क्योंकि उसका पैसा लगा, वो जितना पैसा आएगा, जितना कमाया जाएगा वो उसका है। सो इंक्रीज इन कंपटीशन हुआ। जैसे देखो पहले क्या था, बीएसएनएल था टेलीकम्युनिकेशन में, उसके बाद आइडिया आया और भी रिलायंस आए, है ना। तो क्या हुआ, कंपटीशन हुआ बीएसएनएल को। सो अब जब कंपटीशन हुआ, ये लोग आया तो रेट कटिंग्स किया, तो नए नए ऑफर्स लेकर गए। अब उसको देखकर किसको भी करना पड़ेगा। बात तो दोनों कंपनी से हो रहा है, ये सरकार का है, वो प्राइवेट है, नेटवर्क दोनों में आता है। सो कंपटीशन। नेक्स्ट जो है रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सरकार की चीज में नेता लोगों का इंटरफेरेंस क्या था, वो ज्यादा था, राइट। जो पॉलिटिकल लीडर्स, अगर किसी का पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो उस पार्टी का जो लीडर लोग है वो लोग इंटरफेयर करते थे। इंटरफेयर कैसे? अच्छा ये फलाना जन का मेरा गया है, उसका लोन पास कर दीजिए। अच्छा ये जन को ले लीजिए, नौकरी में रख लीजिए। बहुत तरह का इंटरफेरेंस था। सो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेट में तो कोई, आज यहां पे आके मेरा एकेडमी में कोई पॉलिटिकल नेता इंटरफेयर कर सकता है? हमको बोल सकता है किसको लेना है किसको नहीं लेना? नहीं बोल सकते, मेरा है, ये हम अपना मन से चलाते हैं। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है, कम हुआ प्राइवेटाइजेशन से। नेक्स्ट प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। देख हम तुमको बार बार बता रहे हैं, देख पब्लिक सेक्टर में एक क्या कॉन्सेप्ट था ना कि वहां पे पब्लिक सेक्टर में सबको पैसा किसका लगा, किसी का तो घर का पैसा नहीं लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है तो आपका सरकार का पैसा लगा हुआ है, जनता का टैक्स पेयर मनी लगा हुआ है। इसीलिए आज हम लोग का भी एटीट्यूड देखो ना, हम लोग का भी तुम एटीट्यूड देखो। आज तुम ट्रेन की सीट्स देखो फटे हुए हैं, ट्रेन के कितने सारे अगर टॉयलेट्स देखोगे वो गंदा रहेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेजेस। क्यों? क्योंकि जो करता है उसका तो पैसा नहीं लगा हुआ है। तो जब उसका पैसा नहीं लगा हुआ है तो क्या वो उसको अपना समझेगा? नहीं समझेगा। होता क्या था जब पब्लिक सेक्टर था, तो पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूज करने में सफल नहीं थे। जो भी हमारा देश में रिसोर्सेस है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो मेटल्स है, चाहे वो क्रूड ऑयल है, चाहे वो कोयला है, जो भी हमारे देश का नेचुरल रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को पब्लिक सेक्टर प्रॉपर 100% तरीका से यूज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अगेन जो लोग वहां पे, जो कर्मचारी सब जो काम एम्प्लॉइज कर रहे हैं, वो लोग तो पब्लिक सर्वेंट है, वो लोग तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, राइट। मुनाफा 1 रुपया हो, मुनाफा 100 रुपया हो, उसको सैलरी हर महीना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हम प्राइवेट की बात करते हैं, जब उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा अपना लगा रहता है, तो जब पैसा अपना लगा रहता है ना, तो फिर गन्ना को हम लास्ट बूंद तक उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। अगर आप दूसरा का पैसा का गन्ना खरीद के ला करके बेचो और अपना पैसा का गन्ना खरीद के ला करके उसका जूस निकालो, तो जब अपना पैसा से गन्ना खरीद के जूस निकालेंगे ना, तो तुम देखोगे लास्ट बिट तक उसका जूस निकालेंगे, उसको लास्ट 100% इसको यूज करेंगे, क्योंकि अपना ना पैसा लगा हुआ, उसमें अपना पैसा लगा हुआ है। लेकिन अगर अपना पैसा नहीं है, किसी और का लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली वो कमिटमेंट लेवल तुम देखोगे, कमिटमेंट लेवल ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऊपर से जहां रिसोर्सेस एक सेक्टर एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब वो रिसोर्सेस दोनों ही सेक्टर क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। दोनों ही सेक्टर क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो जो भी देश के पास रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन जो होगा वो अब पूरा बेस्ट होगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट,
प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट, जो बिजनेस को चलाने वाले, मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं, they are all highly qualified. They are taken from the good institutes, so they are professionals. They run an organization in a professional way, manner. So ये सब कुछ फायदा हुआ प्राइवेटाइजेशन का. Next we talk about ग्लोबलाइजेशन. क्या है ग्लोबलाइजेशन? अगेन ग्लोबल, ग्लोबलाइजेशन में वर्ड है ग्लोबल, और ग्लोबल आता है वर्ड ग्लोब, राइट? ग्लोब का मतलब क्या होता है? ग्लोब का मतलब क्या होता है? ग्लोब का मतलब होता है गोल, एनीथिंग विच इज स्फेरिकल इन नेचर. सो सिंस आवर अर्थ इज ऑल्सो स्फेरिकल इन नेचर, we use the word globe for our planet Earth. So when we say globalization, what is it? What is globalization then? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपने कामों को, अपने देश के इकोनॉमी को, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अपने देश के इकोनॉमी को दुनिया के इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या करना? इंटीग्रेट करना. मतलब समझिएगा बात, आप जो करेंगे उससे दुनिया के बाकी देश भी इफेक्ट होंगे, और दुनिया का बाकी देश में जो होगा उससे आप भी इफेक्ट होंगे. दैट इज व्हाट वी कॉल ग्लोबल. So if we say that George Academy is a global institute, it means the operations of George Academy affects the students of the other countries as well. And the other countries का economic situation मेरा workings पे भी क्या करेगा? मेरा operations पे भी क्या करेगा? Effect करेगा. तो आप जो काम कर रहे हैं, अब आपका काम का असर आपके क्षेत्र से, आपके एरिया से, आपके देश से जब बाहर जाएगा, और जब बाहर के लोगों को इफेक्ट करेगा, बाहर के कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, और वाइसी वर्सा, उस कंट्री का इकोनॉमी, उस कंट्री का काम आपको इफेक्ट करेगा, तो ये जो है ये कुछ नहीं, ये ग्लोबलाइजेशन है. मतलब पूरा दुनिया को एक समझना और अपने देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या करना? इंटीग्रेट करना. दैट इज व्हाई कैन वी से दैट इज अ ग्लोबल स्टार? कैन वी से दैट शाहरुख खान इज अ ग्लोबल स्टार? Yeah, we can say that, and we say that he's a global star. Why? Because his movies are not only being watched in India. His movies does not only affect the business of Indian cinema. His movies also affects the business. His movie also affects the entertainment industry of not only India but also of Pakistan, but also of Dubai, UAE, but also of UK and many other countries apart from India. His movies are not only being watched in our country, in India, but his movies are also watched in other countries. इनके पिक्चर सिर्फ भारत के सिनेमा घरों में नहीं चलते, इनका पिक्चर से सिर्फ भारत के सिनेमा घर के जो मालिक है वो कमाते नहीं है, इनके पिक्चर्स बाकी कंट्रीज के भी सिनेमा घरों में, मूवी हॉल में चल रहा है, वहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनके थ्रू जनरेट हो रहा है. तो कल को इनका इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे देशों के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, और कल को अगर उस देश में इकोनॉमिक हालत खराब हुआ, कल को अगर उस देश में बैंड हो गया मूवीज हॉल, तो इसको भी क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका काम, इसका मूवीज सिर्फ इंडिया पे नहीं अगले दूसरा कंट्रीज में भी चल रहा है. तो मान लीजिए बाकी इस कंट्री में अगर शाहरुख खान के मूवी पे बैन लग गया, तो इसका मूवी का जो कलेक्शन है, जो हम लोग आज सुनते हैं 1000 करोड़, ये इतना करोड़, वो कलेक्शन क्या हो जाएगा? फट से ड्रॉप हो जाएगा. तो इसको असर पड़ जाएगा. So that is why we call him a global star. So similarly, what you are doing, it's affecting other countries' economic activities also, and other countries' policies, economic policies will affect your
वर्किंग ऑल्सो। समझ में आ रहा है? दैट इज हैपन व्हेन ग्लोबलाइजेशन होता है। सो ग्लोबलाइजेशन यही है जब भारत देश अपना घर के दरवाजे को खोल दिया। किस लिए खोला? ताकि बाहर के लोग भी यहां पे आए और हमारे लोग भी अब यहां से बाहर जाए। 47 आजादी के बाद से हम लोगों ने अपना दरवाजा को बंद करके रखा था। हम लोग ज्यादा मिंगल नहीं हो रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं हो रहे थे। लेकिन 1991 में ये समझ में आ गया भैया कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश का इकोनॉमी तेजी रफ्तार से आगे बढ़े, तो इट इज हाई टाइम नाउ कि हमें अपना घर का दरवाजा खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा खोलने दो, बाहर का हवा आने दो, बाहर के लोगों को आने दो। And when this happened, you all saw this. It's today, if you are using an Apple phone, if you are wearing a Levi's apparels, jeans, if you are having a BMW car in India, it's all because of the economic reform that happened in 1991. क्योंकि दरवाजा खोला गया, तब ये लोग आए। समझ में आ रहा है? तब ये लोग आए। तो आज जो आपके पास इतने जो ऑप्शंस होते हैं हर चीज में, वो इसीलिए है क्योंकि 1991 में दो महापुरुष ने वो डिसीजन लिया था, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, कि अपने देश के दरवाजा को खोलना पड़ेगा ताकि ग्लोबल कंपनीज भी हमारे पास यहां पे आए। राइट? सो आज तुम्हारे पास जो है ना, पीटर इंग्लैंड इज एन इंडियन, लीवाइस इज नॉट इंडियन। तो आज आपके पास ऑप्शन है, आपको इंडियन ब्रांड बनना है, अपना भी है, फॉरेन का भी है। आज आपके पास एक कंज्यूमर के पास अगर देखोगे तो कंज्यूमर के पास हर चीज में है ना, रॉयल इनफील्ड से बोलो, हुंडई बोलो, एप्पल, इट्स अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हैपेंस बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग अदर्स, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। सो फॉर्मली मैं आपको मीनिंग यहां दे देता हूं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद दी वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब इंडियन सिस्टम जो है, हमारा देश का जो सिस्टम जो यहाँ पे रोजगार, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट करता है, उस सिस्टम को वर्ल्ड के सिस्टम के साथ क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, उसको उसके साथ उसको मिलाना। राइट? दैट इज व्हाट। सो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नंबर 1, competition led to high standard of living, 100%, because your choice is increased. Your choice, you have got, you start having, आपको Samsung, Nokia, Apple, all these brands, Motorola, that came. So you got so many very options in the telecom, in the phone, mobile sector, handset sector. कपड़ा में आपको इतने सारे फॉरेन ब्रांड्स आने लगे। सो हर चीज में ऑप्शंस बढ़ गया, बड़ा तो बड़ा, और इससे क्या हुआ, हमारे सिटीजन्स, हमारे हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने का अपॉर्चुनिटी मिला। हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, तो इससे मेरा जीवन जीने का स्तर और क्या हो गया, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, बढ़ गया। सो कंपटीशन हाई हुआ। अब जब कंपटीशन हाई होगा तो सब कोई लड़ेगा, सब कोई अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना करके देगा। तो जब सब अच्छे क्वालिटी और बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे तो फायदा किसको होगा, हमें होगा, कंज्यूमर को होगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। व्हाट इज कंज्यूमर? ये कंज्यूमर का आजादी। या एक आज तुम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ तो तुमको पतंजलि का भी मैगी मिल रहा है, नूडल्स मिल रहा है, नेस्ले का भी मिल रहा है ना। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर कि क्या चूज करेगा वो। सो कोई कंज्यूमर को डिक्टेट नहीं कर रहा है। सो इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर्स चॉइस, बिकॉज अगेन व्हाई more options. Again देखो, globalization could not happen because of liberalization. Because liberalization में restrictions हटाया। क्या restrictions हटाया? बाहर वालों को अंदर आने का। So globalization के लिए भी ग्राउंड कौन तैयार किया? Liberalization. Outsourcing. आप लोग सुनते होंगे कॉल सेंटर्स, बीपीओस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है ये कॉल सेंटर्स? ये हमारे भारत में आना शुरू हुआ
अभी जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल एक कंपनी है, अब एप्पल का अपना कस्टमर केयर है, कस्टमर केयर तो रखेगा एक तो प्रॉब्लम के लिए। तो एप्पल को पता है कि अगर वो यूएसए में एक कस्टमर केयर ऑफिस लगाता है, सेटअप करता है, और वहां पे अगर वो लोगों को सैलरी देगा, जितना सैलरी वहां पे देना पड़ेगा, जितना खर्चा होगा अमेरिका में एक कस्टमर केयर लगा के, सेटअप लगा के, उससे आधा पैसा में हम इंडिया में जाकर के अब लगा सकते हैं। इंडिया में पहले आना मना था, अब इंडिया बोल रहा सकता है तुम, तो इंडिया में आधा पैसा में कैसे होगा? इंडिया में लेबर चीप है, लेबर सस्ता है, लेबर ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो हमको लेबर कम मिलेगा। तो वहां पे जहां वहां पे हमको $5,000 देना पड़ रहा है एक एम्प्लॉय को, चलो यहाँ पे 5,000 इंडियन रुपी देना पड़ेगा हमको। सो इंडिया में आकर के एप्पल का कॉल सेंटर, यहाँ पे एप्पल का ये लग रहा है, कस्टमर केयर सर्विस लग रहा है। तो जब यूएस के आदमी फोन करते हैं कस्टमर केयर में, तो उसको लगता है कि हम यूएस का आदमी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली इंडियन से बात कर रहा है। और इसलिए कॉल सेंटर्स में क्या होते हैं, लोगों को एक इंग्लिश नेम दिया जाता है और उनका एक्सेंट भी ब्रिटिश या यूएस या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में, जो भी वो कंट्री का है, उस हिसाब से उसका एक्सेंट बदला जाता है और सबका एक अलग अलग नाम होता है। सो व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्स का मतलब क्या होता है? जो काम पहले आप कर रहे थे, अब वो काम आप किसी और से करवाइए। तो यूएस एप्पल क्या किया, वो इंडिया का किसी बिजनेसमैन को आउटसोर्स कर दिया कि आप एप्पल का कॉल सेंटर लगा लीजिए, कस्टमर केयर सर्विस लगा लीजिए। सो फॉर एग्जांपल, पहले जॉर्ज एकेडमी में सारा क्वेश्चन पेपर हम लोग जॉर्ज एकेडमी में प्रिंट करते थे बच्चों का एग्जाम्स का। अब वही प्रिंटिंग का काम मैंने बगल वाला जेरॉक्स वाले दुकान को दे दिया, प्रिंटर को दे दिया। हमने मेरा सारा काम आप करिए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो काम पहले हम खुद करते थे वो काम मैंने किसी और को आउटसोर्स कर दिया, वो करेगा, उसको हम अपना जो चार्जेस होगा उसको हम दे देंगे, क्योंकि मेरे लिए महंगा पड़ेगा करना, उसका काम वही है, तो वो मेरे को और सस्ता में करके दे देगा। सो जब आप जो काम कर रहे हैं वही काम जब आप किसी और से करवाते हैं तो उसको हम आउटसोर्स बोलते हैं। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, तो आउटसोर्सिंग बहुत शुरू हुआ। फॉरेन कंपनीज अपने बहुत सारे काम इंडिया में लेबर चीप था, यहां पे आउटसोर्स करने लगे, क्योंकि उनके लिए वो सस्ता था। तो हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साइकिल बनाता था हीरो, साइकिल, और हीरो पुक आता था एक। आज देखिए हीरो बाइक्स बना रहा है। कैसे? क्योंकि बेटा होंडा के साथ कई साल तक काम किया वो, और जब हीरो और होंडा जब हटा, तो होंडा अपने उसको टेक्नोलॉजी दिया। तो जब आप किसी के साथ काम करते हैं ना, किसी के साथ आप पढ़ते हैं, अगर दो दोस्त मिलकर पढ़ता है तो दोनों दोस्त का फायदा होता है, दोनों एक दूसरे से सीखता है। तो जब ग्लोबलाइजेशन में जब होंडा आया, तो होंडा जब आया इंडिया में कैसे आया? वो हीरो का हाथ पकड़ के आया। आज हमको फॉर एग्जांपल, आज हमको दुर्गापुर में या हमको बॉम्बे में एक सेंटर खोलना, तो हम बॉम्बे में सेंटर कैसे खोल सकते हैं? ऑप्शंस मेरा, खुद जाए, जगह देखें, जगह लें, सेटअप करें, चलाएं, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, बॉम्बे में ऑलरेडी कोई सेंटर चल रहा है, उसको खरीद लिया, नाम बदल जाएगा, ऑलरेडी उसका सारा चीज हमको मिल गया। तीसरा ऑप्शन, बॉम्बे में जो ऑलरेडी एक कोचिंग सेंटर को चला रहा है, उसके साथ जाके हाथ मिला लिए और दोनों मिलके काम कर रहा है। So there are options. So जब ग्लोबलाइजेशन में जब फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आने लगे, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इंडियन कंपनीज का हाथ पकड़ के आया। तो जब होंडा आया तो हीरो का पकड़ा हाथ, क्योंकि हीरो साइकिल्स बनाता था, उसका ऑलरेडी बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, उनका मार्केट था। सो होंडा को पता था कि हीरो तो समझता है मार्केट को, हीरो का तो ऑलरेडी अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो इसका हमको बेनिफिट मिलेगा। तो बना हीरो होंडा। होंडा तो इंडिया का नहीं है, हीरो इंडिया का है। लेकिन जब ये लोग कुछ साल पहले जब अलग हुए, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, होंडा टेक्नोलॉजी दिया। तो ऐसे ही होता है, जब फॉरेन कंपनीज यहां पे आके काम कर रहे होते हैं, तो अपग्रेड, ऑब्वियसली उनके पास, डेवलप कंट्री के पास हमसे अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो अपने को भी उनका टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलता है और हमको भी सीखने को मिलता है, हम लोग भी अपग्रेड होते हैं, जीडीपी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन हो रहा था वो और बढ़ना शुरू हो गया,
क्योंकि अब धड़ाधड़ बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी आने लगे, वो लोग आकर के यहाँ पे इंडिया में ऑफिसेज, इंडिया में अपना फैक्ट्रीज, अपना प्लांट सब सेटअप करने लगा। तो जब वो लोग सेटअप करने लगा तो क्या हुआ, इंडिया में गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो और उसका वॉल्यूम प्रोडक्शन और क्या हो गया, बढ़ गया। दैट विल ऑलवेज इफेक्ट द जीडीपी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हुआ, बिकॉज वो लोग आगे काम करेंगे तो अपना देश से तो इंसान लेकर के नहीं आएगा, लेबर लेकर, लेबर कहां से लेगा, यहीं का ना लेबर लेगा। तो ये था 3 बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप, 3 बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दीज आर द 3 एलिमेंट जो जिसे मिलाकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो बात हम कर रहे हैं वो हुआ। और इसका नेव, इसका फाउंडेशन 1991 में डाला गया था, जिसका असर आज भी देख रहे हैं और आने वाले समय तक भी हम लोग देखेंगे। So this was the LPG model and this is the first part of our chapter. Clear है, समझ में आया? In the next session we will have the second part, that is the what are the new emerging trends. ठीक है?